नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज की चर्चा मुद्दे जो अधूरे हैं। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां गिनाई हैं और 2017 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार है जो विभिन्न मुद्दों पर काम भी कर रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अधूरे हैं और उनसे लोग त्रस्त हैं। उनकी आवाज ये है कि वो कई बार अपनी बात शासन स्तर तक उठा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चुनावी माहौल में क्योंकि 3-4 बड़े दलों के प्रत्याशी मैदान में हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इस समय उन लोगों की आवाज को आपके सामने रखें। और खासतौर पर इसलिए कि 2007 से 2017 तक बसपा और सपा की सरकार रही और 2017 से अब बीजेपी की सरकार है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में तीनों प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में हैं। कुछ निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्रीय दलों से और पंजीकृत दलों से लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नोएडा, ग्रेट नोएडा और यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में रहने वाले वो निवासी जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ज्यादा हस्तक्षेप करती नजर नहीं आती। वह है यूपी सीडा। और यूपी सीडा ऐसा क्षेत्र है जो ग्रेट नोएडा के अंतर्गत बना था। वहां पर आवासीय योजना भी बनी, फ्लैट भी बने, लेकिन समस्याओं पर वो गौर नहीं होता जो नोएडा प्राधिकरण और ग्रेट नोएडा प्राधिकरण गंभीरता से थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में फैला हुआ है यूपी सीडा। तो उस प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ सुजीत शर्मा जी हैं। मैं उनका आज की इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुजीत जी। नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। नमस्कार। और इसके साथ साथ यमुना विकास प्राधिकरण का वह क्षेत्र जो 2001 में विकसित होना शुरू हुआ और वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन प्राधिकरण 2009 के बाद रेजिडेंशियल स्कीम लेकर आया था। प्लाट भी और फ्लैट की स्कीम भी आई 2013 में। वहां रहने वाले लोग किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वह बात जरूरी है इस चुनाव के दौर में। इसके लिए यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जो फ्लैट बायर हैं और प्लॉट बायर्स हैं, क्योंकि वहाँ की हकीकत के बारे में कम लोग जानते हैं और जान नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं शशांक श्रीवास्तव जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार शशिकांत। धन्यवाद विनोद जी। अभी तीसरे अन्नू खान जी नेफोमा से वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में जैसे जुड़ेंगे हम आपको उनका परिचय देंगे। फिलहाल मैं सबसे पहले सुजीत जी से चर्चा करूंगा कि यूपी सीडा का जो वह क्षेत्र है वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कब उन्होंने वहां पे फ्लैट लिया। कुछ ऐसी केस स्टडी भी होंगी जिनको सुनकर दर्द भी होता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। जी सुजीत जी। सबसे पहले तो धन्यवाद विनोद जी इस मुद्दे को उठाने के लिए। और जहां तक सवाल है यूपी सीडा का, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी स्कीम का काम नाम आता है तो यूपी सीडा का नाम वहां पर नहीं होता है। वहां पर सारे प्राधिकरण होते हैं, यूपी सीडा कभी नहीं होता। दूसरा सर, अगर आप देखेंगे तो यूपी सीडा एक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है जिसके पास बहुत ही कम रेजिडेंशियल एरिया है और उन लोगों का फोकस भी नहीं है। उन लोगों ने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात करें, मैंने फ्लैट लिया था 2017 के अंदर, और सर हम्म। 2017 से आज हम 2024 में बैठे हैं। यहाँ पर गिनी चुनी सोसाइटियां, लेकिन उनकी भी रजिस्ट्री अटकी हुई है। हम्म। जबकि होना ये चाहिए था कि कम सोसाइटी हैं, जल्दी से काम हो जाना चाहिए था। हम्म। आप शिकायतों को लेकर के जाएं या सहूलियत को लेकर के जाएं, यूपी सीडा बिल्कुल ही, मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल नदारद है। ध्यान एक को पत्र भेजें या उनके साथ पर्सनली मीटिंग करें, उनका कभी कोई जवाब नहीं आता। और जवाब देंगे तो ऐसा देंगे जिसपे कोई कार्रवाई नहीं, जैसे कागजी कार्रवाई आप कहेंगे। हम्म। अगर अपने एरिया सूरजपुर साइड सी जहां मैं रहता हूँ उसकी बात करूँ, हम्म। तो वहां पर जो रोड है,
जो धूल मिट्टी है और जो प्रदूषण है उसकी तो समस्या है ही है हमारे साथ। हम्म, उसके अलावा रेजिडेंशियल सोसाइटीज में बहुत सारी मेंटेनेंस की जो इश्यूज हैं वो भी हैं। हम कई बार उनको ये मुद्दा उठा चुके हैं कि जैसे हमारी सोसाइटीज में मेंटेनेंस के इशू चल रहे हैं, वो उनको नहीं उठाते कभी। डॉग पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लिफ्ट पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंटेड है। आप ये देखिए कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इम्प्लीमेंट भी कर दी, उन्होंने सर्कुलर्स भी निकाल दिए, लेकिन यूपीसीडा की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया जो उन लोगों ने इन पॉलिसीज पे काम किया। अब हम्म, हम कहते हैं कि हमारी अमित कांत जी की रिपोर्ट आई थी जिसमें ओसीसीसी का मुद्दा उठाया गया था। यूपीसीडा अभी तक सबसे लास्ट में है जिन्होंने अभी तक इस मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं की। हम्म, पिछले साल 11 नवंबर 2023 को या 5 नवंबर को था। 5 नवंबर 2023 में यूपीसीडा के आला अधिकारी जिसमें मनोज कुमार सिंह जी और जो सीयू ऋतुमेश्वरी जी हैं, आरएम थे, एसीओ मैम थी, सब थे। सबने आकर विजिट की और वो कागज आज तक आगे नहीं बढ़ा। मैं जब कह रहा हूँ कागज की बात, इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो हमें पता चला कि 3.5 एफआईआर अप्रूव हो गया, जिसकी वजह से ज्यादातर सोसाइटीज की रजिस्ट्री रुकी पड़ी है। या अमित कांत की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमें 25% पेमेंट करके रजिस्ट्री करा सकते हैं, इस मुद्दे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। वादा किया गया था कि हम लोग जल्दी कुछ करेंगे, जनवरी तक आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले उम्मीद जताई उन्होंने, फिर कहा कि इलेक्शन से पहले कुछ अच्छा होगा, तो भी नहीं हुआ। ये हमारे साथ हर बार होता है। कभी हम्म, विधायक जी, कभी सांसद जी, कोई ना कोई हमें आके आश्वासन देता है, हमारी उम्मीदें जाग जाती हैं और हर बार उम्मीदें हमारी नष्ट हो जाती हैं। हमें दुख होता है बहुत ज्यादा कि हमने जिसको चुना उसने हमें आश्वासन दिया, वो पूरा नहीं हुआ। और हम्म, ऐसे बहुत मुद्दे हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जी। जो हमारा बिल्डर है मित्र, उसी एक सोसाइटी है, आपका हाथ लग गया माइक पे। हाँ। रजिस्ट्री ओपन हो गई है सर आपकी, ठीक है। हम्म, लेकिन मिक्सन ग्रीन मेंशन जो इस बिल्डर का सबसे पहला प्रोजेक्ट था आप इसको ग्रेटर ठीक कर नोएडा दें। के हाँ। अंदर, जी जी। उसकी हाँ। रजिस्ट्री अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है सर। ऐसा क्या हम्म, कारण है कि एक ही बिल्डर के दो सोसाइटी में ऐसा डिफरेंस क्यों है? हम्म, कुछ तो कारण होगा जहां पर बिल्डर या अथॉरिटी आपस में कुछ कर रहे हैं जो हमारे, जिसकी वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना हम्म, कहीं हम लोगों को इतना दुख होता है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म, और सर जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिरोजपुर साइड से में और भी हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, शिवालिक है, ला गैलेक्सिया है, गोल्फ फॉरेस्ट है। जहां पर आप जाकर के देखें, ये मुद्दा बहुत कॉमन है हर किसी के अंदर। सोसाइटीज के अंदर ओसीसीसी सबसे पहली डिमांड है। और हर सोसाइटी, जहां तक मुझे याद है, शिवालिक भी 2016-17 में तैयार हो गई थी, हम्म, मिक्सन भी 2016-17 में प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर दिया था, गोल्फ फॉरेस्ट भी और देना शुरू कर दिया था। और अब अगर मैं बात करूं तो इस जनसंख्या कम से कम 20,000 होगी सर। 5-6 सोसाइटीज के अंदर 400-500 फ्लैट हैं हर सोसाइटी के अंदर अंदाजन। और हर किसी परिवार के अंदर 4 आदमी या मिनिमम मानिए कि 2 बच्चे, दो दो बड़ी के हिसाब से 4 लोग रहते हैं। तो अंदाजन 20,000 लोग सफर कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य इस पे आधार टिका हुआ है। आप देखेंगे कि इसी वजह से बैंक्स ने लोन रेट भी हमारा बढ़ा दिया है। इंडिया बुल्स की मैं खासतौर पर बात करूंगा क्योंकि हमारी सोसाइटी से 4-5 लोगों ने ये मुझे मुद्दा बताया हम्म, था कि इंडिया हम्म, बुल्स हमारे पास 13 से 14% इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, जबकि बाकी बैंक अभी 10 पे ही अटका हुआ है। कुछ हम्म, एक बैंक्स ने अब सर्कुलर नोटिस निकाल दिए हैं क्योंकि उनको 7 साल से ऊपर हो गया है, ओसीसीसी के पेपर नहीं मिले हैं और उन्होंने रेट रिवाइज करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा। तो ये जो मार है, दोहरी मार है सर। आप देखिए कि हमारा हक मिला, नहीं मिला, हमारा पैसा गया, बिल्डर को हमने पैसा दे दिया, और हमारे घर की जो रजिस्ट्रियां हमारे नाम पे नहीं हो रही है, उसके ऊपर दोहरी मार ये है कि सर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। आप सोचिए हम्म, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जो स्कूल की फीस और अपने खर्चे बहुत कैलकुलेटिव वे में चलता है, अगर उसके ऊपर 2,000 रुपये महीने का भी दबाव पड़ता है, तो उसकी सारी की सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि इनकम सोर्स तो लिमिटेड है लेकिन हम्म, खर्चे अनलिमिटेड हो जाते हैं इसमें। हम्म, तो ये बहुत दुखदाई होता है हम लोगों के लिए सर। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी शशांक जी से हम बात करेंगे। शशांक जी, यमुना विकास प्राधिकरण को बहुत तेजी से विकास हो रहा है। वहां पे अभी आवासीय योजना भी आई है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, 1 अक्टूबर से चालू भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो फ्लैट या प्लॉट की जो योजना है, जो सेक्टर है, वो कितने सर ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे किस तरह मैं के आपको हैं? इंटरप्ट करना चाहूँ। सर ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काम कुछ दिखता नहीं है इन करंट सिनेरियो में। हम्म, वहाँ अभी भी मतलब काफी फाइट के बाद जो है बस की ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी हुई थी, लेकिन वहाँ बस की प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन वर्क नहीं करती है। तो वहाँ पे आने जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कत होती है। इवन दो जनवरी 28 जनवरी के आसपास जो है, सॉरी
11 जनवरी के आसपास एसीओ सर ने विजिट किया था, रिस्पेक्टेड विपिन जैन सर ने। तो हमें भी एश्योरेंस मिला था कि वो आईएएस हैं, तो एश्योरेंस मिला कि वहाँ डेवलपमेंट होगी, चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन करंट सिनारियो में देखते हैं, अगर हम रीच आउट भी करते हैं, काफी प्रॉब्लम्स शेयर भी करते हैं, तो रिजोल्यूशन नहीं मिलता है सर करंट सिनारियो में। और चीजें मतलब जो चीजें पहले थी वो एज इट इज वैसी की वैसी ही रह जाती हैं। कंप्लेंट्स खोलने के बाद भी हमें प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं मिल पाता है। मतलब ये समझ नहीं आता सर कि हम किस अथॉरिटी को रीच आउट करें ताकि जितनी प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे करंट पिक्चर में वो रिजॉल्व हो पाए। तो हम स्टार्टिंग से हम एंड पे करें तो हम अभी के अभी वहां भी स्टक हो जाते हैं। तो सेम सेक्टर में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मार्केट के रेट्स हैं वो स्पाइक कर रहे हैं। और अब अगर हम अपने सेक्टर में बात करें, जहाँ जो अथॉरिटीज के जो फैसिलिटी देनी चाहिए वो अथॉरिटीज फैसिलिटी दे नहीं पा रही है। वहाँ जो पेंट्स की डिमांड करो तो होता है कि पहले अलॉटीज को आप एलोकेशन दे देंगे तब पेंट करेंगे। कार पार्किंग लिए कहो तो होता है पहले कि आप पहले सबको अलॉटमेंट हो जाएगी फिर आपको पार्किंग अलॉट होगी। जगह सब है, चीजें हैं, लेकिन उनको बस प्रॉपर मैप देना जरूरी है। अगर वो मैप मिल गया है तो चीजें जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी और सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर बन जाएगा। तो उस पे जो मेन की इश्यूज हैं वो तो एक है सीवर की इश्यूज हैं। फिर वहां पे जितनी पाइपलाइन है उनकी क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड है, उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि जितने प्रॉब्लम जितने लोगों को आ रही हैं वो सारी चीजें रिजॉल्व हो जाए, तभी वहाँ प्रोग्रेस अच्छी हो पाएगी। लोग रहेंगे, वहां पे पॉपुलेशन का इम्पैक्ट होना बहुत जरूरी है। वहां कोई रहना नहीं चाहता, उसका रीजन यही आ जाता है कि जो कमिटमेंट अथॉरिटी ने की है वो अथॉरिटी अपनी कमिटमेंट पूरी कर नहीं पा रही है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा जो है क्वेरी पॉइंट बन जाता है कि हम कितनी बार एक्चुअली रीच आउट करें, किस अथॉरिटी को अपनी बात कहें कि वो हमारी बात को सुने। हमें एश्योरेंस हर बार मिलता है लेकिन काम में हमेशा कमी मिल जाती है। एट लास्ट सर हो जाता है कि आदमी करे तो करे क्या वहां पे। फ्रस्ट्रेशन लेकिन अपनी पीक पे होती है लेकिन सर आप कोई कुछ भी लोगों नहीं के कर बीच सकता में है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने, आपने भी कब खरीदा था वहां पे प्राधिकरण, मतलब अलॉट सर कब वो हुआ था आप लोगों को? सर वो हो गया था 2013 में अलॉटमेंट हुई थी सर। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, हाँ 10 ईयर्स प्लस हो गए। लेकिन सर आपको मिल गया, लेकिन जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वहाँ शॉप के लिए, बैंक के लिए, चीजों जो रेसिडेंशियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज की आप देखेंगे तो कमियां भी हैं वहाँ पे। अवेलेबिलिटीज नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, शुरू वाली ट्रांसपोर्टेशन अप टू द मार्क नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। बोटानिकल गार्डन से यमुना अथॉरिटी ने बहुत अच्छी चीज शुरू की कि आपका ट्रांसपोर्ट जो शुरू हो गया है वो जाएगा। अब मैं रीच आउट करता हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि आप बोटानिकल गार्डन में आपकी बसेस कहाँ खड़ी होती हैं। अगर कोई पैसेंजर जाना चाहता है या कोई अलॉटी जाना चाहता है वो परेशान होता है मैं कहाँ से बोर्ड करूँ। बस हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं लेकिन फिर भी रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। मैंने आईजीआरएस भी खोला था कि सेम सर दिक्कत हो रही है, एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो जाए ना तो भी अब लोगों की चैलेंजेस रिजॉल्व हो जाए कि वहां पे लोगों को कंडक्टर का नंबर मिल जाए, बस ड्राइवर का नंबर मिल जाए, तो लोग को अवेयरनेस रहेगी या किसी को पता रहेगा तो लोग इजिली कोऑर्डिनेट करके वहां तक पहुंच पाएंगे सर। क्योंकि वहां तक एक बार अगर आप वन वे का रूट अगर आप ओला या उबर से भी जाएंगे सर ना, तो आपको आने जाने के चार्जेस जो 2000 रुपीज पड़ जाएगा बड़े आराम से। बोटानिकल गार्डन सेक्टर वाइज वो ऑलमोस्ट आपका 60 किलोमीटर पड़ जाएगा सर। तो अपने यहाँ में बहुत पेनफुल एरिया हो जाता है सर। एक बार कोई जाता है दोबारा कोई जाना नहीं चाहता है कि सर कैसे जाए वहां पे, इतना चार्जेस लग जाता है एक बार में हमें हमारा। तो बहुत सारी चैलेंजेस सर वहां पे। अथॉरिटी अगर लग के ढंग से काम करेगी सर तो वो सेक्टर अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर हो जाएगा। मेन इशू आ जाता है सर कनेक्टिविटी हाईवे से नहीं है। समझ में नहीं आता सर कि बाकी बिल्डर्स को मिल जाता है, हमारे सेक्टर को क्यों नहीं मिल पाता है, हमारे में इतने इश्यूज क्यों आते हैं। सर ग्रेटर नोएडा में भी अथॉरिटी ने अपने फ्लैट बनाए हैं, क्वालिटी एटलीस्ट डिलीवर तो वो है सर, लोग रह तो पा रहे हैं। यहाँ लोग रहने लायक नहीं है सर। लूपहोल्स इतने हैं सर कि मतलब अगर आप कई लोगों को आप ऑन द वे ले लेंगे सर, सबकी कंप्लेन मिल जाएंगी, लिस्ट ऑफ कंप्लेन है यहाँ पे। प्रॉपर बाउंड्री वॉल्स नहीं हो पा रही हैं, बाउंड्री वॉल जो बनी है वो अधूरी हैं, गार्ड्स भी एक से दो रहते हैं। सर मेन कंसर्न है कि वहाँ सिक्योरिटीज कैसे इनहेंस की जाए, कैमरा सिक्योरिटीज कैमरा लगवा दी जाए, एटलीस्ट कोई आ रहा है जा रहा है पता तो चले सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुजीत जी आपके पास आता हूँ दोबारा। तो सांग जी पहले सुजीत जी से बीच में बात कर रहे हैं। सुजीत जी, जो प्रयास आप लोगों ने किए उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई थोड़ा बहुत काम हो पाया, या अभी आप मतलब, क्योंकि बीच में ये जानकारी मिलती है कि मीटिंग की गई थी और उसमें एक आ गया था कि हम इतने तारीख तक ये कर देंगे ये कर देंगे,
और उसमें बीच में शायद कुछ दिन पहले जनप्रतिनिधि भी गए थे आपके सेक्टर में, तो कुछ असर दिखा है या बिल्कुल एकदम कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है? जी जी। नहीं सर, इस पे कोई काम नहीं हो पाया है। जनप्रतिनिधि तो मेरे ख्याल में सितंबर में आए थे, महेश शर्मा जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे पास आए थे। हम्म उन्होंने आश्वासन भी दिया था, उसके बाद भी हम उनसे मिल के आए थे इसी मुद्दे पर। हम्म और हमारी ही सोसाइटी के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग शायद योगी जी के पास भी गए थे। तो हम्म उन्होंने उनको ज्ञापन भी दिया, हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं। अब आते हैं हम्म सर सरकार की तरफ और सरकारी कर्मचारियों की तरफ। हम्म ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर हमने ज्ञापन नहीं दिया है, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे सीईओ साहब हो, या हमारे हम्म योगी जी हो, हमने सबको दिया हुआ है। डॉक्टर महेश शर्मा से लेकर तेजपाल नागर जी तक को, सबको हम्म हमने ज्ञापन दिया है, पर चीजें मूव नहीं हो रही। हम हम्म जब भी यूपीसीडा पे कोई आरटीआई लगाते हैं या कोई जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेंट डालते हैं या कोई भी हम्म हम वो करते हैं, तो एक ही हम्म जवाब आता है, फाइल कानपुर। सर मुझे ये समझ हम्म में नहीं आ रहा है कि मैं 2017 में जब फ्लैट खरीदा था, तब से मैं यही जवाब सुना। हम्म मैंने 2017 में पहली बार बिल्डर से पूछा कि सर क्या अटका हुआ है, कहाँ है फाइल? तो हम्म, उनका सीधा जवाब था कानपुर में। तो सर हाँ, ऐसा क्या अटका हुआ है कि 2017 से लेके 2024, 7 साल 8 साल में फाइल ही नहीं निकल पा रही है? एक हम्म डिसीजन लेना है आपको, चाहे हम्म वो कोई भी डिसीजन हो, ये या तो यस है या नो है, सिंपल। आप या हम्म तो यस कीजिए या नो कीजिए, आप लोगों को अटका नहीं सकते। बट यहाँ पर हम्म मैंने देखा है कि यूपीसीडा के अंदर अटकाना बहुत इजीली चलता है। हम्म आपको ऐसे गोल-मोल जवाब दिए जाते हैं। इवन एक ही जवाब को 2-3 सोसाइटीज़ में भेज दिया जाता है। अगर मैंने पूछा कि जी ओसीसीसी क्यों नहीं आ रहा है मिक्सन का? मेरे हम्म को भी वही जवाब मिल रहा है। शिवालिक को पूछा तो शिवालिक वालों को भी वही जवाब मिल रहा है सेम। वही कॉपी उठा करके बस नाम चेंज करके शिवालिक में भेज देते हैं, जी फाइल कहाँ? हम्म तो ऐसे बहुत बार हुआ है सर हमारे साथ। कागज़ी कार्रवाई हो रही है, आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। हम्म आश्वासन मिल रहे हैं, आश्वासन हमें बहुत सारे मिल रहे हैं कि हाँ जी, हो जाएगा, हम करवाएँगे, योगी सरकार कर रही है, ये करी है। सरकार से उम्मीद है हमें, तभी हमने हम्म सरकार को चुना भी था और हो सकता है शायद इस बार भी आ जाए। लेकिन सर हम्म हमारी उम्मीदों पे खरी उतर रही है, तो शायद ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि हम्म कार्रवाई नहीं हो रही है आगे। हम्म सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं, जब भी कोई इलेक्शन होता है या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारी आते हैं, हमें शांत कराने के लिए या करने के लिए। जैसे अगर आपने देखा होगा अभी ग्रेटर नोएडा में नो सीसी नो वोट के कैंपेन चल रहा है, हम्म जिसमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि हाँ भई हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देंगे। हम्म बट सवाल ये उठता है कि क्या डीएम साहब सच में ऐसा कर पाएँगे? क्या उनके पास ये अथॉरिटी है? हम्म अथॉरिटी है तो अभी तक सॉल्यूशन क्यों नहीं था? हम्म क्या सीईओ साहब के पास ये अथॉरिटी है? अगर है तो वो सॉल्यूशन क्यों नहीं दे पा रहे? ऐसा हम्म क्या अटका हुआ है कि ये लोग अथॉरिटी होने के बावजूद सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे? कहीं न कहीं तो कुछ छुपाया जा रहा है हमसे। अब चाहे ये बिल्डर की कमी लगा लीजिए कि बिल्डर की कमी छुपाई जा रही है या अपने प्रशासन की कमी छुपाई जा रही है, किसी न किसी की तो कमी है यहाँ पे सर। सफ़र हम्म। कौन कर रहा है? होम बायर। जो सड़कें भी वहां साथ टूटी हुई थी उस पे पिछले दिनों जो यूपीसीडा के अधिकारियों ने कहा कि हम इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करा रहे हैं, तो आप किस किस अधिकारी से मिले इस मुद्दे पर, उस पे कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ? सर जिस दिन मीटिंग थी, या आप जो 5 नवंबर को मीटिंग थी, उसमें हमने सबसे सवाल पूछा जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। हम्म उन्होंने कहा हम इसका जल्द से जल्द देंगे और उसी दिन शाम को मीटिंग भी हुई है उनकी बोर्ड मीटिंग। हम्म उसके बाद हमने आरएम के पास 3 से 4 विज़िट किए हैं और हमारी सोसाइटी के काफ़ी लोगों ने, शिवालिक से भी काफ़ी लोग गए थे और सबको एक ही जवाब मिलता है, हम जल्दी इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम जल्दी इस पे कार्रवाई। लेकिन कहीं पे भी ये लिखित में नहीं है कि उन्होंने कोई कार्रवाई की कि नहीं की, और ना ही हम्म कोई कार्रवाई हमें दिख रही है कि इस पे कुछ हो रहा है या चल रहा है। हम्म अगर कुछ चल रहा होता या कुछ होता तो हमें बताया जाता है कि जी देखो ये हो गया, ये रह गया। हम्म अगर अब सर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोई कहता है बिल्डर का बकाया बाकी है, कोई कहता है अथॉरिटी ने रोका हुआ है। हम बिल्डर से पूछते हैं, वो अथॉरिटी के ऊपर ढीकरा फोड़ देता है। हम अथॉरिटी से कहते हैं, वो बिल्डर के ऊपर ढीकरा फोड़ देता है। अगर ऐसा कुछ है तो साथ में बायर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग करके उसको समाप्त किया जाए। हम्म ऐसा नहीं है कि बायर्स सुझाव नहीं दे रहे, सुझाव भी दे रहे हैं पर उन पे भी कार्य नहीं हो रहा है। हम्म। तो ये अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट में ये यूपीसीडा का एरिया नहीं आता है या सिर्फ नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए हुआ है ये सारा? सर मेरे हिसाब से तो अगर यूपी स्टेट के अंदर ये एप्लीकेबल है तो यूपी सीट अलग तो नहीं है। हम्म जहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया की बात होगी, तो चाहे वो हम्म यूपी सीट हो, चाहे ग्रेटर अथॉरिटी हो, चाहे यमुना अथॉरिटी हो, ये तो एप्लीकेबल टू ऑल हो गया। हम्म लेकिन दिक्कत ये आती है कि कौन इस पे कार्रवाई कर रहा है, कौन कितना एक्टिव है। जैसे कि मैंने हम्म आपको पहले ही बताया था कि यूपीसीडा के पास रेजिडेंशियल एरिया बहुत कम रहता है। उनका हम्म इंटरेस्ट ही नहीं दिखता इस एरिया में। वो हम्म इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ एक तरफ बहुत अच्छा निवेश लेके आ रहे हैं, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में उनकी सुनवाई नहीं है सर, वहाँ कोई नहीं सुनता। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप धरना, मेरे को अच्छे से याद है 2022 में हम लोगों ने 21 हफ्ते हर शनिवार इतवार को अपने परिवार को छोड़ कर के धरना प्रदर्शन किया। हमसे हम्म मिलने कोई नहीं आया सर। किसी ने हम्म ये नहीं कहा जी ये हो जाएगा। हम्म अब हम कोर्ट में भी खड़े हैं, मजबूरी है कि कोर्ट में भी पता है आपको कि चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं, जहाँ पे डेट मिलती चली जाती है। पर
कहीं से कोई सोल्यूशन है जी? नहीं, कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं है हमारी। मुख्यमंत्री कई बार गौतमबुद्ध जिले में आए हैं और उन्होंने होम बायर से भी बात की है। आप लोग किसी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए और वहां बात रखी अपनी? जी, हमें मेरे को पता है योगी जी आए थे, तो हमने हमने रिक्वेस्ट डाली थी, बट हमें वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था। आई थिंक अभिषेक जी गए थे, जो आई थिंक रिफॉर्मा के अध्यक्ष हैं, और वो लोग गए थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने सबके लिए उठाया था। अनु खान जी जाते रहते हैं जगह-जगह, वो भी इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। न्यूज़ चैनल के थ्रू हमने इस मुद्दे को उठाया, टाइम्स ऑफ इंडिया है, नवभारत टाइम्स है, हर जगह हम ये टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। बट हमें ऐसी कहीं जगह पे किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जहाँ पर हमसे मिलकर के ये बात पूछी जाए कि भई आपको क्या दिक्कत है? तो किसी जैसे प्रदेश के मंत्री, प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह हैं या जो आते रहते हैं, वो कभी आपके सेक्टर का दौरा किया उन्होंने? नहीं सर, कभी नहीं आए। सर, जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ तेजपाल नागर जी आए 1-2 बार, वो भी किसी फंक्शन वगैरह पे। महेश शर्मा जी एक बार आए थे जनसंपर्क के दौरान, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उसके अलावा कोई बड़ा नेता इस एरिया में नहीं आया सर। तो वोट अभी मांगने अब आ रहे हमारे हैं आपके सेक्टर में लोग? वोट मांगने आ रहे हैं आपके सेक्टर में लोग? नहीं, वोट मांगने नहीं आ रहे हैं। अभी तक हाँ। तो नहीं आया सर कोई। अच्छा, वोट मांगने भी अभी कोई नहीं तक आया? किसी भी नहीं, अभी कोई नहीं आया सर। मैं वही कह रहा हूँ कि सर जैसे डीएम सर ने जाकर के काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में पर्सनल मीटिंग की थी। सिर्फ सूरजपुर साइड से में तो वो भी नहीं हुआ है कि सूरजपुर साइड से में डीएम सर आ जाएँ, एडीएम सर आ जाएँ या कोई बड़ा आला अधिकारी आकर के बात कर ले, वो भी नहीं हो रहा था। आप हमारे साथ जुड़े रहें, जब तक जुड़े रहें तब तक मैं शशांक जी से बात करूँ। शशांक जी, आप सुन रहे हैं? शशांक जी। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर। आप हाँ। मैं सुन रहा हूँ सर आपको सर। हाँ शशांक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इन मुद्दों को लेकर किन किन अधिकारियों से बात की है? क्या कोई जनप्रतिनिधियों से बात की, जैसा मैंने अभी सुजीत जी से बात किया था? क्या मुख्यमंत्री जब आए थे यहाँ पर किसी से बात हुई आप लोगों की इस मुद्दे पर? सर, हम लोग ने अपनी प्रॉब्लम को जो है मोस्टली हर बार जो होता है सीईओ सर के सामने ही ले आते हैं और उनसे मीटिंग करके अपनी प्रॉब्लम को रखते हैं। तो हम्म। प्रॉब्लम रखने के बाद जो ये होता है कि चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन हमें कोई इंप्रूवमेंट एट द एंड ऑफ द डे दिखती नहीं है सर। हम्म। हम एट द एंड ऑफ द डे फिर वहीं स्टक होकर रह जाते हैं। हम्म। ये सबसे बड़ी कंसर्न हो जाती है। इवन वहां पे हमारे रिस्पेक्टेड एमएलए सर है जो धीरेन्द्र सर है, वो हम्म। भी बस के इनॉग्रेशन के लिए आए, लेकिन उसके बाद सर आगे उनका उनका फर्ज बनता है सर, वो अगर इंटरेस्ट लेंगे कुछ प्रोग्रेस हो पाए सेक्टर वाइज देगी। सर हम्म। वहां दिक्कत है कि कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है, चीजें वहीं रह जाती हैं। कितने फ्लैट है वहां पर, कितने प्लॉट होंगे आपकी जानकारी के मुताबिक? सर 8,000 फ्लैट है सर। ओ। 8,000 फ्लैट बहुत बड़ा अमाउंट है सर। अगर वो सेक्टर बस गया तो सेक्टर चल पड़ेगा। सर तो हमारी उसमें फाइट सारे इतनी भरे होती है हुए हैं कि या बस अभी खाली पड़े हैं? सर सारे खाली पड़े हैं। कुछ स्टूडेंट्स अगर वहां रह रहे हैं सर गलगोटिया के, हम्म। वरना वो भी इसलिए चले जाते हैं सर कि फैसिलिटीज नहीं है सर, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं हो पा रही है। वो इसी हम्म। प्रॉब्लम में स्ट्रक होकर रह जाते हैं सर हम्म। नहीं, जानकारी कि मिले सर वहाँ हम अप्रोच कैसे आगे रोड भी बढ़े। पूरा नहीं बना है, अप्रोच रोड भी पूरा नहीं बना है, वहां तक जाने का आसान सीधा रास्ता नहीं बना है कहीं भी। रोड की भी कंडीशन सर खराब है। जो हम्म। एक डायरेक्ट हाईवे के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है सर, वो भी हम्म। नहीं हो पा रही है। उसके चलते एट द एंड ऑफ द डे सर वो वैसे के वैसे रह जाता है सर। कोई घूम के उतना जाना पसंद नहीं करता। हम्म। गूगल मैप भी गलत लोकेशन दिखा देता है कई बार अगर आप लगा के जाते हैं। हम्म। तो वहां से हेल्थ रोड फैसिलिटी की कितनी सुंदर दूर है जो लोग रोड रहते हैं? हेल्थ फैसिलिटी कितनी दूर है वहां पे, सर, हेल्थ मतलब? फैसिलिटी सर वहां से 3 से 4 किलोमीटर है सर। वहां पे सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सर वहां पे पुलिस थाना या कुछ वहां हो जाए सर, वो भी तक अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है सर। हम्म। तो कैसे कोई रिलायबल हो पाए सर। हम्म। सर मतलब सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न है वहाँ पे। हम्म। सिक्योरिटी है, लोगों को रहने के लिए बेसिक अम्यूनिटी सर जो होता है ना, राशन की दुकान हो जाए, दूध हम्म। मिल जाए, दही मिल जाए सर, वो कुछ भी नहीं है सर। तो सर अभी कैसे कमर्शियल लाते शॉप हैं, बनाने का अभी फायदा कैसे क्या जो हुआ। लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से अभी लेके आते हैं अपनी सारी सर सुविधाएं? वो दनकौर जाते हैं सर। दनकौर जाते हैं, वो वहां से 6-7 किलोमीटर दूर है सर। ओहो। सर रात में तो कुछ कन्विंस भी नहीं मिलता है सर। अगर आदमी के पास कन्विंस का गड़बड़ हो गया तो उसको हम्म। बनाने तक लिए वहां पे एक जगह नहीं है सर, आपको दनकौर ही जाना पड़ेगा, या हम्म। फिर आप ग्रेटर नोएडा परी चौक साइड जाएं। हम्म। तो अब मैं तो अपने आप में सर चैलेंज बहुत बड़ा है जी, सर। अब मैं सुजीत जी से 3 या 4 सुझाव के रूप में जो जो उनके मुख्य मुद्दे हैं, वो क्या चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से भी और अधिकारियों से भी, सरकार से भी,
पहले 4 बात आप रखिए, फिर उसके बाद में शशांक जी से बात करूँ। जी, सुजीत जी। ठीक है। विनोद जी, मेरा सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सुझाव कहूंगा कि होगा ओसीसीसी का मुद्दा निपटाएं, क्योंकि इससे आपके जुड़े हुए काफी जो इश्यूज हैं, जैसे कि आपका मालिकाना, आपके हम्म बैंक का बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट, ये हम्म सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा भी है पूरे ग्रेटर नोएडा के अंदर। हम्म दूसरा सुझाव है कि सर, जनसंपर्क जब हम करते हैं और जो आश्वासन देते हैं, हम्म उनको हमें हकीकत में बदलना चाहिए, क्योंकि वही एक विश्वास की डोर होती है जो जनप्रतिनिधि से जुड़ी होती है। हम्म आप एक बार आश्वासन दे देंगे, वो टूट जाएगा। दूसरी बार जब आप आएंगे तो मन में मतभेद हो जाएगा। आप खुद सोचिए हम्म इस चीज को कि आपने हम्म कुछ वादा किया, वो पूरा नहीं हो पाया, और अगली बार भी फिर आप वही करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो सरकार से उम्मीदें होती हैं, जो लगाव होता है, वो टूटता चला जाता है। और जी इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ वैसे भी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब हमें कोई प्रॉब्लम है, हम किसके पास लेके जाएं जब हमारा मन ही नहीं कर रहा है किसी से मिलने का, क्योंकि हमें हम्म पता है कि वो सिर्फ आश्वासन देंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो आप किसके हम्म पास जाएंगे? हम्म आप नाउम्मीद होकर के घर बैठ जाते हैं। तो इससे इसलिए हमेशा जब आप वादा करें, पहले तो वही वादा करें जो आप पूरा कर सकते हैं। हम्म दूसरा, वादा किया भी है तो उसको एटलीस्ट हम लोगों के साथ मिल करके दर्शाएं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अब होता है कि हम किसी से बात करते हैं, हमने कहा जी ये प्रॉब्लम है, कहते हैं हाँ जी हम काम करते हैं, वो लेटर भेज देते हैं, बस बात वहीं तक खत्म हो जाती है, आगे नहीं पता चलता। हम्म तीसरा सुझाव ये है कि सर, यूपीसीडा को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। हम्म जब तक आप यूपीसीडा को मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आओगे, बाकी प्राधिकरण की तरह नहीं ट्रीट करोगे, मुझे नहीं लगता कि वो रेजिडेंशियल एरिया का कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे। हम्म जैसे सीवर नहीं है, अब सीवर के लिए उनको एक्सपर्ट चाहिए, वो उनको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से लेने पड़ेंगे। या हम कहते हैं स्ट्रीट लाइट का कुछ इशू है या रोड बनाने का कोई इशू है, तो आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आपको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। और आप मेन स्ट्रीम में भी नहीं आते कभी। आपको जब भी कोई कोई भी स्कीम होती है, अमित काम जी की रिपोर्ट ही मान लीजिए, तो उसमें भी वो सबसे लास्ट में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीसीडा को मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा उनको। हम्म तीसरा, हम्म लोगों को अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। उनकी हम्म जिम्मेदारी उन तक लेके जानी पड़ेगी कि जी आपकी जिम्मेदारी है और आपको ही पूरी करनी है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, या हम्म कोई आला अधिकारी हो। अगर आप कहते हैं कि जी ये इस एरिया से बिलोंग करता है, या सपोज कीजिए कहते हैं यूपीसीडा के अंडर आता है ये एरिया, तो हम्म उनको अकाउंटेबल भी ठहराना चाहिए कि भाई आपके यहाँ से इतनी शिकायतें क्यों हो रही हैं। आप हम्म एक जवाब को गलत कैसे दे सकते हैं? अगर आज के टाइम में मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे कोई कंप्लेंट करी है और मैं कहता हूँ कि ये जवाब जो आपने दिया है ठीक नहीं, तो उस पर एक्शन नहीं होता। उस पर हम्म एक्शन होना चाहिए, लोगों को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि या तो आप जवाब नहीं दे पा रहे थे तो आप किसी से मदद मांगते, लेकिन आप हम्म गलत जवाब देकर के निस्तारण कर दे रहे हैं, उससे हम्म और ज्यादा रोष प्रकट हो। तो कहीं हम्म ना कहीं लोगों को अकाउंटेबल ठहराना जरूरी है चीजों के लिए। हम्म। क्या इसका ये जब तक समाधान ये नहीं अकाउंटेबल है नहीं कि ये होंगे तो वो पूरा का पॉलिसी। पूरा एरिया ग्रेटर नोएडा को शिफ्ट कर दिया जाए? सर, ये हम लोगों ने 2017 से रट लगाई हुई है, और हमने योगी जी को भी लेटर भेजा था कि हम्म अगर ये छोटा सा एरिया सूरजपुर साइड से अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आ जाता है, तो हम्म पहला तो सबसे पहला जो हमारा एफएआर का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहां पर 3.5 एफएआर अप्रूव है। हम्म दूसरा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास इतनी अच्छी एक्सपर्टाइज है कि वो सीवर लाइन रोड इस पर एक्टिव है, तो हम्म एटलीस्ट ये इश्यूज हमारे सॉर्ट आउट हो जाए। सो हम्म ये सजेशन बहुत बढ़िया मुद्दा है कि अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में चीजें सुधर जाएंगी, इससे सबको फायदा होगा। सर देखो, हम्म यूपीसीडा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, वो अपना फोकस में रहेंगे, उनको रेजिडेंशियल एरिया की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। हम्म ग्रेटर अथॉरिटी में आने से हम लोगों की जमीन की वैल्यू, फ्लैट्स की वैल्यू सब कुछ बढ़ जाएगी। ग्रेटर अथॉरिटी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बिल्डर के लिए भी उसके फ्लैट की प्रोजेक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी कि देखो ग्रेटर अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है उनका। तो कहीं ना हम्म कहीं ये सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर देगी। अगर ये हो जाता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही है, ओसीसीसी भी आ जाएगा। हम्म। बिल्कुल। शशांक जी, शशांक जी, सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ सर, जैसे मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ सर। हाँ, जैसे मैंने 4 या 5 सुझाव आपकी समस्या के संदर्भ में जो आप कहना चाहें, ताकि वो सर जनप्रतिनिधियों तक भी सबसे पहुंचे और अधिकारियों तक भी सर पहुंचे आपकी सबसे आवाज। पहला काम जो ये रहेगा सर, हमारे जी। सेक्टर 22 को हाईवे के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर दी जाए, हम्म ताकि जितनी प्रॉब्लम है हमें कनेक्टिविटी की वो रिजॉल्व हो जाए। दूसरी ये जी। है कि प्रॉपर बस है मेरा, वो प्रॉपरली ऑन टाइमली बेसिस जो है वो रन करती रहे, ताकि हम्म वो अगर रन करेगी सर तो लोगों को इजी रहेगा और लोग यहाँ बसना चाहेंगे। हम हम्म क्योंकि हमारे अकोमोडेशन के नियर बाई वीवो फैक्ट्री है, और हम्म लोग जो है 20-20 किलोमीटर सर उनको अप एंड डाउन करना पड़ता है। तो वो हम्म टाइम वो अपनी फैमिली को दे पाएंगे, वो नियर बाई रह पाएंगे, उनका ट्रेवल टाइम बहुत हद तक बच जाएगा। हम्म और गलगोटिया के स्टूडेंट के साथ अगर सर टाई अप हो जाए,
मोस्ट प्रोबेबली गलगोटी और जो नियर बाई यूनिवर्सिटी है जैसे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उनके लोग आके हमारे सेक्टर में रहने लग जाएं, तो हमारा सेक्टर से वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर बन जाएगा। जो 8,000 फ्लैट्स है जो अवेलेबल हैं, जो यूज नहीं हो पा रहे हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे। और थर्ड थिंग सर, वहाँ सिक्योरिटीज अच्छी प्रोवाइड कर दी जाए, फॉलोड बाई जो है सर वहाँ पे जो नेसेसरी फूड आइटम्स होते हैं या ग्रोसरी शॉप होती है वो अवेल करा दिया जाए, ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस खत्म हो जाए। ये काफी हद तक जो ये प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व हो जाएंगे सर, काफी बेटर हो जाएगा सोसाइटी के लिए, सभी के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज की इस चर्चा में कोशिश हुई है, हमने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो आवासीय भवन बने हैं उनकी समस्याओं को लेकर शशांक जी ने हमारे सामने बात रखी और सुजीत जी ने यूपीसीडा का मामला रखा। मैं नोएडा खबर के माध्यम से सरकार और जनप्रतिनिधियों के को ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान वो इन सेक्टरों में जाएं, वहां की समस्या देखें और उनको गंभीरता से लें, ताकि जो लोग जिस हालात में रह रहे हैं और जो इन्होंने सुझाव दिए हैं उस पर अमल करें। तो उम्मीद है कि चुनाव के दौर में उन बातों को अधिकारी भी गंभीरता से लेंगे और जनप्रतिनिधि भी लेंगे। आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी और शशांक जी। नमस्कार। थैंक यू धन्यवाद। सर।